प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की जो हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक है भारत की खोज, उसका पाठ 6 अंतिम दौर 1 भाग 5 पढ़ने जा रहे हैं। हिंदुओं और मुसलमानों में सुधारवादी आंदोलन और दूसरे आंदोलन तिलक और गोखले। तो ये आज हम पढ़ेंगे। सर सैयद उत्साही सुधारक थे और वे आधुनिक वैज्ञानिक विचारों के साथ इस्लाम का मेल बैठाना चाहते थे। वे नए ढंग की शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे। राष्ट्रीय आंदोलन के आरंभ से वे भयभीत हुए क्योंकि उनका विचार था कि ब्रिटिश अधिकारियों का किसी भी तरह का विरोध करने के कारण उन्हें अपने शैक्षिक कार्यक्रम में उनकी सहायता नहीं मिलेगी। उन्हें यह सहायता जरूरी मालूम होती थी, इसलिए उन्होंने मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना को कम करने की कोशिश की और उन्हें नेशनल कांग्रेस से, जो उस समय आकार ले रही थी, हटाने की कोशिश की। उन्होंने जिस अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना की, उसका एक घोषित उद्देश्य था भारत के मुसलमानों को ब्रिटिश ताज की योग्य और उपयोगी प्रजा बनाना। वे नेशनल कांग्रेस का विरोध इसलिए नहीं करते थे कि वे उसे विशेष रूप से हिंदू संगठन समझते थे। उन्होंने उसका विरोध इसलिए किया क्योंकि वे अंग्रेजों की सहायता और सहयोग चाहते थे। उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की कि कुल मिलाकर मुसलमानों ने गदर में हिस्सा नहीं लिया और वे ब्रिटिश सत्ता के प्रति वफादार रहे। वे किसी रूप में हिंदू विरोधी या सांप्रदायिक दृष्टि से अलगाववादी नहीं थे। उन्होंने कहा, याद रखो, हिंदू और मुसलमान ये शब्द सिर्फ धार्मिक अंतर बताने के लिए हैं, वरना सब लोग, चाहे वे हिंदू हों या मुसलमान, यहाँ तक कि ईसाई भी, जो इस देश में रहते हैं, इस दृष्टि से सब एक ही राष्ट्र के लोग हैं। तो सर सैयद अहमद खां के ये ऐसे विचार रहे हैं। सर सैयद अहमद खां का प्रभाव मुसलमानों में उच्च वर्ग के कुछ लोगों तक ही सीमित था। उन्होंने शहरी या देहाती मतलब ग्रामीण आम जनता से संपर्क नहीं किया। सर सैयद के कई योग्य और उल्लेखनीय सहयोगी थे। उल्लेखनीय यानी कि महत्वपूर्ण। सर सैयद अहमद अपने प्रयत्न में इतनी दूर तक सफल हुए कि मुसलमानों में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ हो गई और उनका दिमाग राजनीतिक आंदोलन से हट गया। एक मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस शुरू की गई और उसने नौकरियों और दूसरे पेशों में उभरते हुए मध्य वर्ग के मुसलमानों को आकर्षित किया। यह बात ध्यान देने की है कि गदर के बाद के समय में भारतीय मुसलमानों में जितने विशिष्ट लोग थे, जिनमें सर सैयद भी शामिल हैं, सभी ने अपनी परंपरागत शिक्षा पाई थी। हाँ, उनमें से कुछ लोगों ने बाद में अंग्रेजी का ज्ञान हासिल कर लिया। नई पश्चिमी शिक्षा ने तब भी उनके बीच कोई उल्लेखनीय व्यक्तित्व पैदा नहीं किया। वर्ष 1912 भारत में मुस्लिम दिमाग के विकास की दृष्टि से उल्लेखनीय है। उस साल 2 नए साप्ताहिक निकलने शुरू हुए, उर्दू में अल हिलाल और अंग्रेजी में द कॉमरेड। अल हिलाल का आरंभ अबुल कलाम आज़ाद ने किया। ये 24 वर्ष के प्रतिभाशाली नव युवक थे, जो 15 से 20 वर्ष की आयु में ही अपने अरबी और फारसी के ज्ञान और गहन अध्ययन के लिए प्रसिद्ध हो गए थे। इसके साथ उन्होंने बाहर की इस्लामी दुनिया के बारे में जानकारी हासिल की और उन सुधारवादी आंदोलनों के बारे में भी जो वहाँ चल रहे थे। उन्होंने धर्म ग्रंथों की व्याख्या बुनियादी दृष्टिकोण से की।
वे इस्लामी देशों में किसी भी अन्य भारतीय मुसलमान की अपेक्षा अधिक प्रसिद्ध हुए। उनका दृष्टिकोण अधिक उदार और तर्कसंगत था। इस कारण वे पुराने नेताओं के सामंती संकीर्ण धार्मिकता और अलगाववादी दृष्टिकोण से दूर रहे। अपने इसी दृष्टिकोण के कारण वे अनिवार्य रूप से भारतीय राष्ट्रवादी थे। आजाद की शैली में उत्तेजना और तेजस्विता थी। उत्तेजना भावावेश, तेजस्विता प्रभावशाली होना या प्रभावी होना। गो कि कभी कभी वह फारसी पृष्ठभूमि के कारण कुछ कठिन प्रतीत होती थी। नए विचारों के लिए उन्होंने नई शब्दावली का प्रयोग किया और उर्दू भाषा जैसी आज है उसे वह रूप देने में इनका निश्चित योगदान था। उनमें मध्य युगीन पंडिताऊपन, 18वीं शताब्दी की तार्किकता और आधुनिक दृष्टिकोण का विचित्र मेल था। तार्किक होता है तर्कशास्त्र का ज्ञाता। अलीगढ़ कॉलेज में सर सैयद खां से उनका संबंध रहा, लेकिन अलीगढ़ कॉलेज की परंपरा अलग थी और राजनीतिक और सामाजिक दोनों दृष्टियों से वे रूढ़िवादी थी। अपने विद्यार्थियों के सामने वे जो मुख्य लक्ष्य रखते थे वह था निचले दर्जे की सरकारी नौकरी में प्रवेश करना। इसके लिए सरकार समर्थक रवैया अनिवार्य था। रवैया यानी कि आचार या व्यवहार, और राष्ट्रवाद और विद्रोह के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। अलीगढ़ कॉलेज का समुदाय अब नए मुसलमान बुद्धिजीवियों का नेतृत्व कर रहा था और कभी कभी प्रकट रूप से पर अधिकतर पर्दे के पीछे से लगभग हर मुस्लिम आंदोलन को प्रभावित करता था। मुस्लिम लीग की स्थापना मुख्य रूप से इन्हीं लोगों के प्रयास से हुई। अब्दुल कलाम आजाद ने इस पुरातनपंथी प्राचीन धर्म एवं संस्कृति को अपनाने वाला या मानने वाला और राष्ट्र विरोधी भावना के गढ़ पर हमला किया। यह काम उन्होंने ऐसे विचारों के प्रसार से किया जिन्होंने अलीगढ़ परंपरा की जड़ ही खोद दी। इस युवा लेखक और पत्रकार ने मुस्लिम बुद्धिजीवी समुदाय में सनसनी पैदा की। यद्यपि बुजुर्गों ने उन पर भौहें चढ़ाई, पर युवा पीढ़ी के दिमाग में उनके शब्दों ने उत्तेजना पैदा कर दी। भौहें चढ़ाना होता है अधिक गुस्सा करना, उत्तेजना यानी कि एक नया जोश पैदा कर दिया। अब है तिलक और गोखले। बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले, उनकी यहाँ पे बात की जा रही है। नेशनल कांग्रेस जिसकी स्थापना सन 1885 में हुई थी, जब प्रौढ़ हुई तो एक नए ढंग का नेतृत्व सामने आया। ये लोग अधिक आक्रामक और अवज्ञाकारी थे। आक्रामक यानी कि हमला करने वाले, अवज्ञाकारी आज्ञा न मानने वाले, और बड़ी संख्या में निम्न मध्य वर्ग विद्यार्थी और युवा लोगों के प्रतिनिधि थे। बंगाल विभाजन के विरोध में जो शक्तिशाली आंदोलन हुआ था उसमें इस प्रकार के कई योग्य और ओजस्वी नेता उभर कर आए। ओजस्वी यानी कि प्रतिभाशाली, उभर कर यानी कि सामने आए। लेकिन उसके सच्चे प्रतीक महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक थे। पुराने नेतृत्व के प्रतिनिधि भी कम उम्र के मराठा सज्जन गोपाल कृष्ण गोखले थे। क्रांतिकारी नारे हवा में गूंज रहे थे और संघर्ष अनिवार्य था। इस संघर्ष को बचाने के लिए कांग्रेस के बुजुर्ग नेता दादा भाई नौरोजी, जिन्हें राष्ट्रपिता समझा जाता था, अपने अवकाश प्राप्त जीवन से वापस लाए गए। बचाव थोड़े ही दिन के लिए हुआ और 1907 में संघर्ष फिर हुआ, जिसमें पुराने उदार दल की जीत हुई। पर इसमें संदेह नहीं कि राजनीतिक दृष्टि से सजग भारत की बहुसंख्यक जनता तिलक और उनके समुदाय के पक्ष में थी। सजग यानी कि सतर्क। कांग्रेस का महत्व काफी कुछ घट गया था और बंगाल में हिंसक गतिविधियां सामने आ रही थी। हिंसक होता है कष्ट पहुंचाने वाला।
तो बच्चों हमने इस पाठ को पूरी तरह से आज समाप्त कर लिया है। अंतिम दौर 1, तो इसको 5 भाग के रूप में हमने पढ़ा, जिसमें हमने भारत के मनीषियों और अनेक समाज सुधारक के बारे में पढ़ा जिन्होंने समाज में फैली कुरीतियां और कुप्रथाओं को खत्म किया। तो आपको ये पाठ अवश्य ही समझ आया होगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे।